नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों 2023 जा चुका है, 2024 आ गया और मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों को और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों 2022 में एक वॉर शुरू हुई, रशिया यूक्रेन वॉर। 2023 में हमने दो वॉर्स देखी, अजरबैजान आर्मेनियन वॉर और साल के अंत में आते आते इजराइल और हमास की वॉर। इन वॉर्स में जो सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो वहाँ की सिविलियन सोसाइटी का हुआ है। जो इनोसेंट लोग हैं वो सबसे ज़्यादा मारे गए हैं और यही वॉर का सबसे ज़्यादा बैड फेस है। रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर उन किसानों का क्या स्टेक था या उन किसानों की क्या गलती थी जो कि यूक्रेन में गेहूं उगा रहे थे, या उन बच्चों की क्या गलती थी जो कि 7 अक्टूबर को इजराइल में म्यूजिक कॉन्सर्ट में जा रहे थे, जिनकी हमास ने बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तो किसी भी वॉर के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा भुक्तभोगी है तो वहाँ की सिविलियन सोसाइटी है, वहाँ की जनता है। और पिछले 2 सालों से हमने बहुत सारे सिविलियंस को ऐसे मरते हुए देखा है। तो इस साल हम ऐसी दुआ करते हैं प्रभु से कि इस साल दुनिया में शांति आए, जो सिविलियन लाइफ है उनका नुकसान कम से कम हो और जो वॉर्स चल रही हैं वो अब ख़त्म हो जाए। तो वर्ल्ड में एक पीस ऑर्डर जो है वो स्टैब्लिश करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सो दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने आज के सेशन के टॉपिक पर, जहां पर एक खबर आ रही है पाकिस्तान से, जिसकी वजह से भारतीय सेना और भारतीय थिंक टैंक्स जो है, जो कि स्पेशली डिफेंस से जुड़े हुए थिंक टैंक्स हैं, उनके माथे पे एक शिकन डाल दी है। ये खबर जुड़ी हुई है पाकिस्तान के एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से जुड़ी हुई, जिसको फतेह 2 बोला गया है। और उसके सक्सेसफुल कंडक्शन के बाद भारतीय सेना के ऊपर पाकिस्तान ने एक रणनीतिक बढ़त यहाँ पर ले ली है। सो ये रॉकेट लॉन्चर क्या है और इसकी वजह से भारतीय सेना को कितनी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, वो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो अगर बात करें पाकिस्तान के इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की, जिसका नाम फतेह 2 बताया जा रहा है, ये बेसिकली पाकिस्तान के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर फतेह 1 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। फतेह 1 को पाकिस्तानी सेना ने 2021 में अपने यहाँ पर इंक्लूड कराया था। फतेह 1 की एक लॉन्चर के अंदर 10 रॉकेट्स आते हैं जो कि 300 मिलीमीटर के रॉकेट्स हैं और ये 5-5 की रोज में डिवाइडेड होते हैं और इनकी जो इनिशियल रेंज थी वो 80 किलोमीटर थी, जिसको बाद में पाकिस्तान ने बढ़ा करके 140 किलोमीटर कर लिया। अब अगर बात करें फतेह 2 की, तो इसके एक लॉन्चर के अंदर टोटल 8 रॉकेट आते हैं जो कि 4-4 रॉकेट्स के 2 पोर्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। इसके अंदर भी 300 मिलीमीटर के रॉकेट्स हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है या फिर जिसकी वजह से भारतीय जो सेना है वो चिंतित है, वो है इसकी रेंज। यहाँ पर जो रेंज बताई गई है पाकिस्तान के अकॉर्डिंग वो 400 किलोमीटर है, जो कि किसी भी रॉकेट लॉन्चर के लिए आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा है। और भारत के पास अभी ऐसा कोई भी रॉकेट लॉन्चर नहीं है जो कि इतनी बड़ी रेंज का हो। आजकल के टाइम में रॉकेट लॉन्चर्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली हमास इजराइल वॉर के बाद, क्योंकि हमास ने 5000 रॉकेट्स जब इजराइल के ऊपर दागे तो इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो बहुत तरह से एक तरह से कह सकते हैं फेल हो गया। तो बहुत सारे नंबर ऑफ रॉकेट्स को अगर आप किसी एनिमी पर दागते हैं तो वहाँ का जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह से सैचुरेट हो जाता है और कुछ ना कुछ रॉकेट जो है वो उस टारगेट पे ज़रूर गिरते हैं, क्योंकि कितने रॉकेट्स को आप ट्रेस कर लोगे। और रॉकेट मिसाइल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, तो इसी वजह से जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब आपके मन में आ रहा होगा, यार पाकिस्तान ने तो बड़ी तरक्की कर ली, पाकिस्तान ने तो मतलब इंडिया से ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का वेपन बना लिया, वो भी इतनी बड़ी रेंज का, और इंडिया तो लगभग पिछड़ गया भाई इसके साथ। सो थोड़ा सा सब्र करो। पाकिस्तान ने यहाँ पर कुछ भी ऐसा नया नहीं किया है जो वो पहले नहीं करता आया है। पाकिस्तान एक चीज़ बहुत अच्छी करता है, वो है पेंटिंग। चाइना का वेपन उठाया, उसको पेंट किया, उसके ऊपर लिख दिया मेड इन पाकिस्तान, हो गया पाकिस्तान का वेपन। यहाँ भी उसने यही किया है। चाइना की एक रॉकेट सीरीज़ है जिसको बोला जाता है WS सीरीज़, वैशी रॉकेट्स, उसका A100 बन गया फतेह 1 और A300 बन गया फतेह 2। चाइना कहता है कि मेरा जो A300 वेपन है उसकी रेंज है 290 किलोमीटर, और ये भाई कहते हैं जो हमारा फतेह 2 वेपन है उसकी रेंज है लगभग 400 किलोमीटर। मान लेते हैं होगी, पर है तो चाइनीज़ वेपन ही ना। अब मेरे पाकिस्तानी भाई ना मुझे ट्रोल करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे पहले रिसर्च कार लिया करो, एक लिखते हैं कार लिया करो, तो भाई इंग्लिश थोड़ा सा ढंग से लिखा करो, पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत घंटे जाते हैं कि आपने कमेंट में क्या लिखा है। सो भाइयों, मेरी तो रिसर्च मैंने कार ली, आप अपनी रिसर्च देखो। आपकी DGISPR ने 2021 में ये खुद एडमिट किया है एक प्रेस रिलीज में कि उन्होंने चाइना से A300 के और A100 के जो डिज़ाइन है ना वो कॉपी किए हैं।
सो इस तरह के कमेंट्स मुझे मत किया करो कि रिसर्च कर लिया करो एंड ऑल। तो आप पहले देखो कि आपकी जो सेना है वो क्या कह रही है, आपकी जो DGSPR है वो एक्चुअल में क्या कह रहा है। सो बेसिकली दोनों ही जो वेपन है वो चाइनीज़ वेपन है जिनको पाकिस्तान ने पेंट वेंट करके मेड इन पाकिस्तान कर लिया है। अब चाइना की भी बोल पट्टी खोलते हैं। चाइना को 1997 में रशिया के जो उस समय में रॉकेट लॉन्चर्स थे जिनको स्मर्च 9K58 बोला जाता है, जिसको इन शॉर्ट BM30 भी बोलते हैं, इंडिया भी यूज़ करता है यही जो रॉकेट लॉन्चर है, क्योंकि पिनाका बनाने से पहले हमने इन्हीं रॉकेट्स लॉन्चर्स को इंडियन आर्मी में इंक्लूड कराया था। सो ये रॉकेट्स 90s में चाइना के हाथ में लगते हैं और कुछ सालों बाद A100 चाइना जो है मार्केट में लेके आता है। A100 लगभग कॉपी था स्मर्चर रॉकेट लॉन्चर का। हालांकि चाइनीज़ कभी नहीं मानते कि ये उसका रॉकेट लॉन्चर जो है वो स्मर्चर जो है उसकी कॉपी है, बट दुनिया को पता है कि ये स्मर्चर की कॉपी है। और बाद में इसी को फिर चाइना ने थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके अंदर कुछ नए नए सिस्टम्स को इंक्लूड करा के थोड़ा सा हाई टेक्नोलॉजी मामला यहाँ पर चाइना ने फिट किया है उसके अंदर, और उसकी रेंज को थोड़ा सा बढ़ाया है, उसके अंदर नए नए सिस्टम्स लगाए हैं, उसकी एक्यूरेसी जो है उन्होंने यहाँ पर इंक्रीज़ की है। तो चाइना ने जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ा सा वर्क किया है, बट पाकिस्तान ने यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं किया है। उसने सिर्फ चाइनीज़ वेपन उठाया, उसके ऊपर पेंट किया और उसके ऊपर लिख दिया मेड इन पाकिस्तान। तो ये है दोनों पाकिस्तान और चाइना के पोल बट्टी, दोनों ही चोर है। एक टेक्नोलॉजी चुराता है और दूसरा तो वेपन ही उठा करके उसके ऊपर पेंट कर लेता है। अब थोड़ा सा ना हम अपनी गिरेबान में भी झांक लेते हैं। देखिए हमारे पास एक तो हमारा पिनाक रॉकेट सिस्टम है जो कि इस समय वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी अच्छी स्थिति में है। बहुत सारे देश उसको खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं, और अर्मेनिया ने तो अजरबैजान से बचने के लिए स्पेशली भारत से 4 बैटरीज का मतलब है लगभग 72x4 रॉकेट्स खरीदे हैं। सो इतने रॉकेट्स अर्मेनिया ने अभी तक इंडिया से बाय कर लिए हैं, और जो बहुत सारे अदर देश हैं वो भी इंडिया से इस रॉकेट सिस्टम को बाय करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पिनाक रॉकेट सिस्टम है वो उसकी रेंज लगभग 120-130 किलोमीटर की है, जो कि जो लेटेस्ट उसका वर्जन है मार्क 3 उसकी रेंज में बता रहा हूँ। इसका जो कैलिबर है हमारे पिनाका का वो कंपेरेटिव टू फतेह 1 या फतेह 2 या फिर A100 300 बोलो, सो उसके कंपैरिजन में कम है। यहाँ पर हमने जो रॉकेट्स बनाए हैं उनके कैलिबर छोटे हैं, रेंज भी कम है। DRDO यहाँ थोड़ा सा ढीला बढ़ गया। हमारे पास स्मर्चर भी है रशिया का, बट उसकी रेंज भी ज़्यादा नहीं है, उसकी रेंज भी 120-130 किलोमीटर की है। तो कहने का मतलब हमारे पास 120-130 किलोमीटर से बियॉन्ड का कोई रॉकेट लॉन्चर अभी नहीं है, और यहाँ पर इंडिया सच में डिसएडवांटेज में आ गया है। पाकिस्तान ने एक्चुअल में यहाँ पर रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है इंडिया के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान अगर कोई रॉकेट लॉन्च करता है, लेट्स से वो वाघा बॉर्डर के उस तरफ से, यानी कि अपने लाहौर से कोई रॉकेट भारत के ऊपर लॉन्च करता है, दिल्ली तक आ सकता है। अगर लिटरली 400 किलोमीटर है तो वो दिल्ली को हिट कर जाएगा। और ये वही सिचुएशन हो जाएगी जो कि इजराइल वाली सिचुएशन हुई थी ना, आयरन डोम वाली, कि वहाँ से हज़ारों रॉकेट्स भारत के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। तो आप कितने एयर डिफेंस से बचा लोगे अपने आप को? तो भारत के को सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि भारत को भी या तो इस तरह के रॉकेट लॉन्चर्स बनाने चाहिए, या फिर कुछ और एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करें, या कुछ ना कुछ इसकी काट ज़रूर निकालें। तो आई होप भारत कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। हालांकि इतने सालों में भारत ने रॉकेट लॉन्चर्स को लेकर के जो प्रोग्रेस उन्हें दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई, बट यहाँ पर जो एक लैकलस्टर मूवमेंट वो था, एक बिहेवियर था, वो सरकार की तरफ से दिखाया गया, क्योंकि सरकार ने रॉकेट लॉन्चर्स को अभी तक सीरियसली लिया नहीं। देखिए आज की दुनिया में, आज के वॉर्स में रॉकेट लॉन्चर्स का इंपॉर्टेंस मैं बता ही चुका हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में छोड़े जा सकते हैं। मिसाइल के कंपैरिजन में ये रॉकेट्स जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। सो रॉकेट्स के ऊपर जो है दुनिया का फोकस अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो भारत को भी सस्ते छोटे ऐसे हथियारों को जो है डेवलप करना चाहिए जिससे वॉर के अंदर खर्चा कम हो। ड्रोन्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस हो गए, इनके ऊपर खर्चा ज़्यादा करना चाहिए भारत को एज़ कम्पेयर टू बड़े बड़े जो वेपन्स हैं। बड़े वेपन्स से ठीक है आप 1-2 टारगेट डिस्ट्रॉय कर दोगे, बट जब एयर डिफेंस सिस्टम आपका कोई कंट्री एयर डिफेंस सिस्टम लगा लेगी तो वो मिसाइल को तो इंटरसेप्ट कर ही लेगी। बट हमास ने दिखा दिया ना दुनिया को कि भाई बहुत सारे रॉकेट से आप किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकते हो।
तो भारत को भी यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारी कंपनीज से इस चीज़ को लेकर के बात की है। भारत कोशिश कर रहा है कि ये जो छोटे रॉकेट सिस्टम्स हैं, जो छोटे रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनको बनाने के लिए भारत की जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो यहाँ पर आएँ, जो न्यू जो स्टार्टअप्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हों। हालांकि बहुत सारे स्टार्टअप्स ने इस चीज़ को लेकर के सरकार से बातचीत की, बट उतनी एक्सपर्टीज़ किसी के पास नहीं है, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के वेपन्स को बनाने का, और सरकार भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी। हालांकि अब थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम तेज़ हुआ है। DRDO ने बहुत सारी कंपनीज़ को इन्वाइट किया है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, और DRDO खुद भी इस तरह के एक सिस्टम पे काम कर रहा है जहाँ पर वो हमारे रॉकेट लॉन्चर्स की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सके। अब एक सवाल और उठता है कि पाकिस्तान ने एक्चुअल में ये रॉकेट लॉन्चर बनाया क्यों? देखिए, वो तो ठीक बात है एक तरफ कि भाई भारत के लिए बनाया है, बट यहाँ पर भारत से ज़्यादा एक और दूसरा फैक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व है इस रॉकेट लॉन्चर को बनाने के पीछे, और वो है यूक्रेन। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दिया। यूरोप के बहुत सारे देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, बट खुलकर नहीं दे रहे हैं, बैकडोर से दे रहे हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान के जो वेपन्स हैं वो यूक्रेन में बहुत शुरू से ही यूज़ किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका दबाव बना रहा है कि वो यूक्रेन को लगातार इस तरह के वेपन्स जो है वो भेजे। और आपने देखा भी होगा कई सारी वीडियोस में कि पाकिस्तान के जो शेल्स हैं, मोटार्स हैं, और पाकिस्तान के यहाँ पर बने हुए जो वेपन्स हैं वो यूक्रेन में यूज़ हुए हैं। यूक्रेन के एक सोल्जर का वीडियो भी आया था जहां वो पाकिस्तान के वेपन्स की क्वालिटी को लेकर के शिकायत कर रहा था और बोल रहा था बिल्कुल बेकार वेपन्स हैं और हमें इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। खैर, वो तो अलग बात है। कुछ दिनों पहले इंडिया के भी वेपन्स यहाँ पर पकड़े गए हैं। उसके लिए हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि इंडियन वेपन्स वहाँ पर कैसे पहुँचे। इंडिया के कुछ शेल्स हैं जो कि यूक्रेन में यूज़ किए जा रहे हैं, और उनकी कुछ फुटेज अभी हमारे सामने पिछले दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, तो उसका भी एक वीडियो हम बनाएंगे और बताएंगे कि वहाँ पर ये वेपन्स कैसे पहुँचे। सो कहने का मतलब ये है, पूरी दुनिया से यूक्रेन में इस समय हथियार जा रहे हैं, और पाकिस्तान भी वहाँ पर हथियार लगातार भेज रहा है। और पाकिस्तान की यहाँ कोशिश ये है कि यूक्रेन को इस तरह के रॉकेट लॉन्चर्स बेचे जाए, क्योंकि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन कहीं से भी हथियार प्रोवाइड करने के लिए बाध्य है, और वो कोशिश कर रहा है कि चाहे बाय हुक एंड बाय क्रुक यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते रहे। फ्रंट से नहीं करेंगे तो बैकडोर से करेंगे, कहीं ना कहीं से यूक्रेन को हथियार देते रहें ताकि रशिया जो है वो इस वॉर में उलझा रहे। सो पाकिस्तान का यहाँ पर जो मेन मोटिव है इस वेपन को बनाने के पीछे, वो बेसिकली यूक्रेन को इस तरह के हथियार बेचना है, क्योंकि सस्ते होते हैं और इनकी इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा है। सो एट लास्ट ये इंडिया के लिए कंसर्न का मैटर तो ज़रूर है, क्योंकि उन्होंने भारत के ऊपर एक रणनीतिक बढ़त बना ली है, क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके उन्होंने इस वेपन को अपनी सिस्टम में इंक्लूड करा लिया है। तो एक एडवांटेजियस पोजीशन पर तो वो इस समय ज़रूर है, और आई होप कि बहुत जल्दी हमें भारत की तरफ से, भारत की फौजों की तरफ से, या फिर हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी तरफ से आपको इस वेपन की कोई ना कोई कार्ड ज़रूर देखने को मिलेगी। मीनवाइल पाकिस्तानी भाइयों को भी हैप्पी न्यू ईयर। आपके प्रधानमंत्री ने तो मना कर दिया था कि इस बार हम हैप्पी न्यू ईयर का कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, बट हैप्पी न्यू ईयर तो हैप्पी न्यू ईयर होता है यार। आप लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर, और हमारे पूरे देशवासियों को भी नए साल की शुभकामनाएं। जय सिया राम।